क्या आप कभी ऐसा खेल खेल चुके हैं जो जिंदगी से भी ज्यादा खतरनाक हो? क्या आप तैयार हैं एक मासूम खेल की सबसे डरावनी सच्चाई जानने के लिए? ये कोई साधारण छुपन छुपाई नहीं, ये है मौत से सामना। फिल्म पेटाक उम्पेट की शुरुआत होती है एक मासूम बच्ची सैरी से, जिसके सिर से उसके पिता का साया उठ चुका है। उसकी मां अकेले ही सैरी और उसके भाई रमन की देखभाल कर रही होती है, लेकिन काम में इतनी बिजी रहती है कि अक्सर सैरी को अनजाने में नजरअंदाज कर जाती है। आज भी जब सैरी ने अपनी मां से खेलने की जिद की तो मां ने मीटिंग का हवाला देकर उसे उसके भाई के साथ खेलने को कह दिया। जब सैरी भाई के कमरे में गई तो उसे एक अजीब सी परछाई दिखी। तभी पीछे से रमन ने उसे छू लिया और सैरी डर के मारे चिल्ला उठी, लेकिन वहां कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ उसका भ्रम। सैरी ने रमन से खेलने की गुहार लगाई, लेकिन वो भी गेमिंग कंपटीशन की तैयारी में बिजी था। मां ने जब ये देखा तो रमन से कहा कि वो सैरी को पार्क ले जाए ताकि वो थोड़ा बाहर घूमे। पार्क में सैरी को उसका एक पुराना दोस्त मिला और वो दोनों खेलने लगे। रमन और उसके दोस्त हाइड एंड सीक खेलने का फैसला करते हैं और सैरी अपने भाई से कहती है, एक अच्छी छुपने की जगह बता दो ना प्लीज। लेकिन रमन उसे डांट देता है और सैरी उदास हो जाती है। उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और बच्चों को चेतावनी देता है कि इस वक्त पार्क में खेलना सुरक्षित नहीं है, लेकिन बच्चे उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। अब सैरी उस पार्क के पास बने एक पुराने डरावने घर की ओर चली जाती है। वहां उसे सीढ़ियों पर बैठी एक रहस्यमयी और भयानक औरत दिखती है। डरने के बजाय सैरी उससे छुपने में मदद मांगती है और फिर जो होता है वो बेहद खौफनाक है। वो औरत अचानक अपना मुंह बड़ा करके सैरी को निगल जाती है, उसे जिंदा ही खा जाती है। उधर जब सभी बच्चे अपने घर लौटने लगते हैं, रमन को अचानक सैरी की याद आती है। जब वो पार्क में उसे ढूंढता है तो सैरी कहीं नहीं मिलती। सैरी का सबसे करीबी दोस्त एल्डी बताता है कि वो उसके साथ खेलने वाली थी, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही। सब बच्चे उस डरावने घर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। फिर सीन कट होता है और हमें सैरी एक डाइनिंग टेबल पर बैठी दिखाई देती है। वहां एक औरत वेंडा उसे खाना परोस रही होती है और बहुत प्यार से बात करती है। टेबल पर 3 और बच्चे भी होते हैं। सैरी को खाना बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन असल में वो खाना नहीं, कीड़े और चूहे होते हैं। सैरी को ये सब समझ नहीं आता और सामने बैठे बच्चे असल में आत्माएं होती है। ये सब भ्रम वेंडा यानी वो शैतानी आत्मा उसे दिखा रही होती है। उधर रात हो जाती है। सैरी का कोई पता नहीं चलता। पुलिस नाकाम है। रमन की मां बहुत नाराज है। रमन खुद गहरे पछतावे में डूबा होता है। रात को अचानक उसकी खिड़की पर कोई दस्तक देता है। तभी उसकी अलमारी अपने आप खुल जाती है और फिर सैरी की डिमोनिक आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। वो रमन को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल देती है। रमन खुश होता है, सोचता है कि सैरी वापस आ गई है, लेकिन जब वो उसे छूता है तो सैरी एक शैतान में बदल जाती है और डरावनी आवाज में कहती है, मुझे ढूंढना बंद करो, मैं जहां हूं। बहुत खुश हूं। रमन की एक दोस्त को भी अपने कमरे में उसकी मम्मी अजीब तरीके से बैठी दिखाई देती है, जो चेतावनी देती है कि पार्क वाला घर खाली नहीं है, वहां एक शैतानी ताकत है। अगले दिन रमन स्कूल में भी बहुत उदास होता है। तभी उसे याद आता है गार्ड की चेतावनी और वो गहराई से रिसर्च करता है। उसे पता चलता है कि एक डेमोनिक एंटिटी, एक शैतानी आत्मा इस इलाके में बच्चों को पकड़कर खा जाती है। जैसे ही वो कंप्यूटर पर उस आत्मा की तस्वीर देखता है, स्क्रीन कांपने लगती है और रमन डर के मारे चीख उठता है। स्कूल खत्म होने के बाद रमन अपने दोस्तों को उस डरावनी एंटिटी के बारे में बताता है। उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, क्योंकि बीती रात से उनके साथ भी अजीब और डरावनी घटनाएं घट रही थी। रमन का एक दोस्त उसे इस एंटिटी के बारे में और जानकारी देता है। वो बताता है कि ये एंटिटी उन्हीं बच्चों को शिकार बनाती है जिन्हें अपने घर में प्यार नहीं मिलता।
वो एंटिटी बच्चों को मारने से पहले उनकी फैमिली को 3 दिन का समय देती है। अगर 3 दिन में वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाए तो वो उनकी आत्मा को अपने साथ लेकर मां की तरह उसकी देखभाल करने लगती है। लेकिन वो देखभाल मौत के बाद की होती है। अब तक 1 दिन बीत चुका था। उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। उम्मीद थी कि वो सैरी को बचा सकते हैं, इसलिए तीनों ने सैरी के घर में घुसने का फैसला किया। इससे पहले ही सैरी का दोस्त एलडी अकेले ही सैरी की तलाश में उस घर में पहुंच चुका था जो पार्क के पास था। घर की खिड़की से उसने देखा कि सैरी अंदर बैठी थी और खाना खा रही थी, पर एक डेमोनिक एंटिटी के साथ। जैसे ही उस एंटिटी ने एलडी को खौफनाक नजरों से देखा, वो घबरा गया और जान बचाने के लिए बाहर भाग निकला। रास्ते में रमन से टकराया। एलडी ने जो कुछ भी देखा वो सब रमन और बाकी दोस्तों को बताया। उन्हें अब यह साफ हो गया कि सैरी अभी अंदर ही है, इसलिए वे सब उसे लेने घर में चले जाते हैं। वो एलडी से पूछते हैं कि वो कहाँ थी। वो बताती है कि वो डाइनिंग एरिया में थी, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। रमन एलडी से कहता है कि उसका काम हो गया है, अब वो घर लौट जाए, मगर एलडी मना कर देता है। उसे भी सैरी को खोजना है। घर की चीजें देखते हुए उन्हें एक सफेद चादर में कुछ हलचल दिखती है। वो डरते हैं, लेकिन हिम्मत करके चादर हटाते हैं। वहां सिर्फ एक लैंप छिपा हुआ होता है। इस बीच एलडी को सैरी की झलक मिलती है। वो उसका पीछा करता हुआ एक डरावने कमरे तक पहुंच जाता है। रमन को भी सैरी की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो हाइड एंड सीक खेलने के लिए काउंटिंग कर रही हो। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसी कमरे में चला जाता है, जहां उसका एक दोस्त भी सैरी को देखता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, एंटिटी चुपचाप दरवाजा बंद कर देती है। जब उसे एहसास होता है कि वो कमरे में बंद हो गया है, वो घबरा कर जोर से दरवाजा पीटता है। एक पल के लिए उसकी दोस्त उसकी आवाज सुन लेती है, लेकिन जब वो दरवाजे तक आती है तो अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालांकि लड़का अंदर ही था और उसे सब दिख भी रहा था। वो अपनी दोस्त को भी देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी दोस्त वहां से हटती है, वो समझ जाता है कि ये सब उस एंटिटी की चाल है। वो न तो कमरे के अंदर की चीजें दिखने देती है और न ही आवाजें बाहर जाने। फिर एक कैबिनेट अपने आप खुलता है और उसकी दोस्त को अंदर सैरी दिखाई देती है, मगर उसका चेहरा अचानक डरावना रूप ले लेता है। ये देख वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सैरी की एक झलक और एक दूसरी लड़की को भी दिखती है। वो भी सैरी को पकड़ने पीछे दौड़ती है, लेकिन तभी सैरी एक कपड़े के पीछे जाकर छुप जाती है और देखते ही देखते एक विशाल एंटिटी का रूप ले लेती है। ये देख वो लड़की भी डर के मारे कांप जाती है। उधर रमन और एलडी सैरी को खोजते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी डायरी और कई लैंप्स मिलते हैं। लैंप्स जलाने के बाद वो डायरी पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि इस घर में जो परिवार पहले रहता था वो बहुत दुखी था। घर का मालिक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करता था, उन्हें बहुत मारा करता था। रमन को पढ़ते हुए एलडी बताता है कि उसके माता पिता भी उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। वो उसे मारते पीटते हैं। वो अपनी पीठ दिखाता है, जहां गहरे चोट के निशान हैं। जैसे ही वो ये दिखाता है, अचानक ऊपर से छत टूटती है और कोई अज्ञात शक्ति उसे खींचकर गायब कर देती है। रमन बस ये सब देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। उसी सुराग से उसे अपनी बहन सैरी दिखाई देती है, जो उसकी मां के साथ खड़ी होती है। लेकिन रमन को शक होता है, क्या ये उसकी असली मां है? नहीं, दरअसल वो कोई दुष्ट आत्मा है जो उसकी मां का रूप धारण किए हुए है। रमन तुरंत सैरी से चिल्लाकर कहता है, तुरंत मेरे पास आओ। तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो हमारी मां नहीं है। ये सुनते ही वो दुष्ट आत्मा अपना असली डरावना चेहरा दिखा देती है, लेकिन सैरी रमन के पास नहीं आती। वो तो उल्टा उस आत्मा की उंगली तोड़कर खाने लगती है। ये सब देखकर रमन स्तब्ध रह जाता है। वो दौड़कर सैरी को पकड़ना चाहता है, लेकिन तभी वो आत्मा सैरी को लेकर अचानक गायब हो जाती है। अब रमन को दीवार के पीछे से
अजीब सी धमकती आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई विशाल दानव छुपा हो। वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। उधर उसका दोस्त, जो बेहोश पड़ा था, अब होश में आ चुका होता है। तभी उसी कमरे में कुछ दराजें अपने आप खुलने लगती हैं और उनमें से 3 बच्चों की आत्माएं निकलती हैं। वही बच्चे जिन्हें हमने पहले डाइनिंग टेबल पर महिला के साथ खाना खाते देखा था। वो अब धीरे धीरे डरावने अंदाज में उस लड़के की तरफ बढ़ रहे होते हैं। डर के मारे वो तुरंत कमरे से बाहर भाग जाता है। शुक्र है कि दरवाजा खुला होता है। बाहर उसकी मुलाकात अपने दोस्त से होती है, जो खुद बहुत डरी हुई थी। वो उसे बताता है कि कैसे किसी अजीब हाथ को उसने मदद देने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने आवाज लगाई, वो हाथ गायब हो गया। उधर रमन उस आवाज का पीछा करते हुए एक भयानक कमरे में पहुंचता है, जहां उसके सामने एक बेहद डरावनी और विशाल दुष्ट आत्मा होती है। ठीक वैसी ही जैसी उसने गूगल पर देखी थी, बल्कि उससे भी डरावनी। वो आत्मा एक लड़के एलडी को पकड़कर अपने मुंह में निगल जाती है। रमन डर से कांपने लगता है। जैसे ही वो पलटता है, वो आत्मा उसके सामने खड़ी होती है। डर के मारे वो सीढ़ियों से गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसके दोस्त उसे संभालते हैं और घर छोड़ने को कहते हैं। रमन उन्हें बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, वो उसी दुष्ट आत्मा की वजह से है, जो बच्चों को निगल जाती है। ये सुनकर वो तीनों उस कमरे में वापस जाने का फैसला करते हैं, जहां एलडी गायब हुआ था। अगर सैरी वहां नहीं मिलती तो वो घर छोड़ देंगे। कमरे में पहले कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक सैरी उन्हें दिखती है और तुरंत गायब भी हो जाती है। तभी हवा में एक काले रंग का कपड़ा उड़ता है और धीरे धीरे वो कपड़ा एक औरत और उसके 3 बच्चों का रूप ले लेता है। वही औरत जिसके साथ सैरी पहले खाना खा रही थी। रमन उस औरत से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम सैरी को छोड़ नहीं रही हो लड़की? वो अपना नाम बताती है और दृढ़ता से कहती है, मैं सैरी को किसी और को नहीं सौंप सकती। कोई भी उससे उतना प्यार नहीं करता जितना मैं करती हूं। फिर वो सैरी को वहां बुला लेती है और उससे पूछती है, क्या तुम अपने घर लौटना चाहती हो? सैरी बिना कुछ कहे सिर हिला देती है। नहीं मैं। सैरी कहती है, वेंडा बहुत अच्छी है। वो मेरी हर बात मानती है, मेरे साथ खेलती है और मुझे स्वादिष्ट खाना भी देती है। रमन अब पूरी तरह उलझन में पड़ चुका था। उसे अपनी बहन को हर हाल में बचाना था। वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तभी उसका दोस्त बताता है, ये असली सैरी नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी आत्मा है। इन लोगों ने सैरी की आत्मा और शरीर को अलग कर दिया है। अगर हमें सैरी को बचाना है तो पहले उसका शरीर ढूंढना होगा। गुस्से से तिल मिलाया रमन वेंडा की ओर घूरते हुए कहता है, तुम असल में कौन हो? अपना असली चेहरा दिखाओ। इतना कहते ही वेंडा का शरीर कांपने लगता है और वो धीरे धीरे एक डरावनी आत्मा बीवी गोम्बल में बदल जाती है। रमन एक कुर्सी उठाकर उस पर हमला करता है, लेकिन भूत पर वार करना बेकार साबित होता है। तभी रमन का दोस्त चाकू निकालता है और बीवी गोम्बल के सीने में उसके दिल की जगह पर वार कर देता है। इसके बाद वहां से खून का फव्वारा फूटता है, लेकिन ये खून अचानक एक बॉल में तब्दील होकर उसी लड़के के मुंह में समा जाता है जिसने हमला किया था। खून निगलने के बाद लड़का उल्टियां करने लगता है और बेहोश होकर गिर जाता है। अब बीवी गोम्बल रमन का गला पकड़ लेती है, उसे पानी में डुबो देती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। बेहोशी की हालत में रमन एक दूसरी दुनिया, अतीत में पहुंच जाता है। वहां उसे इस घर का इतिहास दिखता है। उसे उसी औरत की झलक मिलती है जिसे वो पहले भी कई बार इस घर में देख चुका था। वो थी वेंडा, लेकिन उसका पति बेहद क्रूर था। वेंडा के प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो उसे मारता और कहता, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। वेंडा बार बार कहती रही, मुझ पे यकीन करो, लेकिन अंततः उसका पति उसे मारने की कोशिश करता है। तब उसके तीनों बच्चे वहां आ जाते हैं। सबके सामने वो आदमी वेंडा के चेहरे पर गर्म चाय डाल देता है
और घर छोड़कर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वेंडा पूरी तरह टूट जाती है। वो वर्षों तक घर से बाहर नहीं निकली। अब उसका सवाल था, इस टूटी हुई दुनिया में वो कैसे जिए? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसकी जिंदगी की हर उम्मीद खत्म हो गई, तब उसने अपनी और अपने बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया। उसने मरने से पहले बीवी गोम्बल को अपने घर बुलाया, जिसे वो पहले से जानती थी। उसने बीवी गोम्बल से कहा, तुम मेरी आत्मा ले सकती हो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे बच्चों को हमेशा प्यार देना। उन्हें कभी अकेलेपन या कमी का एहसास मत होने देना। उसने बीवी गोम्बल से यह भी कहा कि इस घर को एक रूहानी मकान में तब्दील कर दो, ताकि उसका पति कभी यहां लौट कर ना आए, क्योंकि अब वो उससे घृणा करने लगी थी। उस दिन के बाद से वेंडा, उसके बच्चों की आत्माएं और बीवी गोम्बल इसी घर में बस गई, और ये घर एक भयानक रूहानी मकान में बदल गया, एक शैतानी अड्डा जहां केवल नकारात्मकता थी। ये सब देखकर रमन और उसके दोनों दोस्तों को होश आ गया। तभी उन्हें बीवी गोम्बल की आवाज सुनाई दी, जो हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। वो गिनती शुरू करती है और डर के मारे तीनों छुप जाते हैं। बीवी गोम्बल खुद को एक भयानक सांप में बदल लेती है और उन्हें ढूंढने लगती है। सबसे पहले उसे लड़की मिलती है। वो उसके पैरों को जकड़कर उसे उल्टा लटका देती है। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, रमन और उसका दोस्त मिलकर लड़की को बचा लेते हैं। अब रमन इन सब चीजों से टूट चुका था। वो सैरी को जोर से पुकारता है और भावुक होकर कहता है, मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी तुम्हें बचा नहीं सका। अब तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो कल से तुम्हारे लिए रो रही है। ये शब्द बीवी गोम्बल को अंदर तक झकझोर देते हैं और वो एक जहरीली उल्टी के साथ सैरी की आत्मा को अपने अंदर से निकाल देती है। असल में वो सिर्फ उन बच्चों को निशाना बनाती थी जिनके मां बाप उन्हें प्यार नहीं करते थे, लेकिन सैरी की मां और भाई उससे सच्चा प्रेम करते थे। यही वो सबूत था जिसने बीवी गोम्बल को झुका दिया। रमन दौड़कर अपनी बहन सैरी को गले लगा लेता है। अब सब समझ चुके थे कि जो उन्होंने पहले देखा था वो सिर्फ वेंडा का एक भ्रम था। बीवी गोम्बल सब देख रही थी, लेकिन अब किसी को उससे डर नहीं लग रहा था। सबने साहस दिखाया और डर खुद ही उस घर से भाग गया। सुबह हो चुकी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन रमन और उसके दोस्त एक दरवाजा तोड़कर घर से निकलते हैं। बाहर पुलिस और सैरी की मां पहले से मौजूद थी। सैरी को देखकर सब भावुक हो गए, लेकिन उसका एक दोस्त, जिसे उसके माता पिता कभी प्यार नहीं करते थे, वो नहीं बच पाया। सैरी अब खुश है। उसका घर फिर से सामान्य हो गया है। मां और भाई का प्यार उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। लेकिन एक दिन रमन को रसोई से अजीब सी आवाजें आती है। वो देखता है कि सैरी कच्चा मांस छुपा रही है। वो डर जाता है, समझ जाता है कि बीवी गोम्बल के साथ रहने के कारण सैरी भी अब थोड़ी शैतान बन चुकी है। मगर अब वो उसकी बहन थी और उसे हर हाल में उसके साथ रहना था। कभी किसी मासूम की चीखों के पीछे छुपा होता है एक अधूरा प्यार और एक अधूरी आत्मा। जो बच्चे अपनों के प्यार से वंचित रह जाते हैं, वो अक्सर अंधेरे में खेलते खेलते खो जाते हैं। प्यार दीजिए, वरना कोई और उन्हें ले जाएगा।